हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भारत की जनसंख्या कितनी है, जो सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग। तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 8,54,977। इसको हम 121.08 करोड़ भी बोल सकते हैं। और हमारा डेंसिटी कितनी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 943। शिशु बाल लिंगानुपात कितना हमारा 919 है। साक्षरता दर हमारी 74.04%। और 10 की वृद्धि यानी 10 साल में कितना वृद्धि हुआ है, कंपेयर करें हम पिछली जनगणना से, तो लगभग 17.7% की वृद्धि हुई है, 17.7% की। नेक्स्ट हमारे हैं प्रशासनिक आंकड़े। प्रशासनिक आंकड़ों में हम देखेंगे कितने ज़िले हैं हमारे भारत में, कितने गांव हैं, कितने उपजिला हैं। तो हमारे भारत में कुल राज्य हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर उस समय 35 थे जब जनगणना हुई थी। वर्तमान में हमारे पास 36 हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। जिलों की संख्या की बात करें तो हमारे पास हैं 640 जिले हैं। उप जिलों की संख्या हमारे पास 5,924 है। ग्रामों यानी गांव की संख्या लगभग 6.41 लाख यानी 6.41 लाख गांव हमारे भारत में हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है, हिस्ट्री में अगर बात करें हम तो आईने अकबरी नामक बुक है अबुल फजल की, उसमें मिलता है। विश्व में आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन देश को प्राप्त है। तो आधुनिक जो जनगणना होती है उस तरीके से सर्वप्रथम स्वीडन में 1749 ईस्वी में जनगणना हुई थी। तो सर्वप्रथम 10 की जनगणना कराने का श्रेय अमेरिका को जाता है। इसने 10 की जो जनगणना है 10 वर्ष बाद होती है, उसका श्रेय जो है अमेरिका को जाता है। इसने 1790 में स्टार्ट हुई है यहाँ अमेरिका में। भारत में जनगणना का प्रारंभ वर्ष 1972 में मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और भारत में नियमित जनगणना यानी 10 की आधार पर जो जनगणना थी वो 1881 में रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इतना याद रखना आपको। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सब जो विषय है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे हमारा स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम जनगणना अधिनियम 1948 में आया। तो जनगणना अधिनियम कब आया, 1948 में आया। इतना याद रखना है आपको, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्ष 1961 में जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1921 में जनगणना वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो 1911 से 1921 के बीच में जो है जनगणना में जनसंख्या के बढ़ने के बजाय इसमें कमी आई थी, इसलिए इसे हम महाविभाजक वर्ष कहते हैं 1921 को। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी ये 2011 वाली। तो पहली जनगणना कब हुई, 1951 में पहले स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। 2011 की जनगणना 15वीं 10 की जनगणना थी, यानी 10 की आधार पर पहली जनगणना हुई थी हमारी 1881 में, उसके आधार पर ये वाली 15वें नंबर की जनगणना थी। 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी, यानी पहली जनगणना 2001 में हुई थी 21वीं शताब्दी की, और ये वाली 2011 वाली दूसरी जनगणना थी। नेक्स्ट अगला है हमारा वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.8 करोड़ है। वो पीछे हमने आपको पॉइंट बताया था, तो कितनी है 121.8 करोड़, सॉरी 121.08 करोड़ है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार
भारत की कुल जनसंख्या में 51.47% भाग पुरुषों तथा 48.53% भाग महिलाओं का है, यानी लगभग 52% पुरुष हैं और लगभग 49% महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। ये पॉइंट याद रखना आपको। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति यानी एससी की कुल जनसंख्या लगभग 20.137 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। तो ये एससी की जनसंख्या कितना है? 16.6 करोड़ है। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कुल जनसंख्या लगभग 10.42 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ये है हमारा लगभग आधा है एसटी, मतलब जितना एससी था उसका आधा लगभग एसटी है। वो 16.6 था, ये 8.6 है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का प्रारंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। ये हमने आपको बताया था अभी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के समय भारत की जनगणना आयुक्त जो थे वो AR गोपाल स्वामी थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना 1951 हुई थी, उनके जनगणना आयुक्त AR गोपाल स्वामी थे। और जनगणना 2011 की जनगणना के समय जो जनगणना आयुक्त थे हमारे, वो थे डॉक्टर C चंद्रमौली जी, जो अभी वर्तमान में यही बोले जा सकते हैं। 2011 की जनगणना जो हुई है उसके बाद अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं है। नेक्स्ट आगे हमारे कुछ आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे भारत में ऐसे 3 राज्य देखेंगे, इनकी अधिकतम जनसंख्या आई है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो पहला हमारा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जनसंख्या? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। अब उसके बाद हम देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये भी हम 3 राज्य देखेंगे। तो सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में। उससे ज़्यादा कहाँ पर है? मिजोरम में। उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हम अधिकतम जनसंख्या वाला यूटी देखेंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो वो हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली आपको याद रखना है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है, ये आपको याद रखना है। ये नंबर्स हैं जो इसको याद करना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आपको ये याद रखना है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एज ए यूटी। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने जनसंख्या घनत्व को, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, किन 3 राज्यों में सबसे अधिक है, किन 3 राज्यों में सबसे कम है। तो बिहार में हमारे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 611 लोग रहते हैं। सेकंड नंबर पर है हमारा पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर पर है हमारा केरल। न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, कितने? 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर एरिया में रहते, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 17 व्यक्ति रहते हैं। और दूसरे नंबर पर हमारा है मिजोरम, इसमें 52 व्यक्ति रहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा है सिक्किम, इसमें 86 व्यक्ति रहते हैं। अधिकतम जनसंख्या वाला यूटी हम बात करें तो यूटी में हमारा रहेगा दिल्ली, और दिल्ली जनसंख्या में भी है। और न्यूनतम में हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम देखेंगे मैक्सिमम सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात किस राज्य में कम है, किस में ज़्यादा है। तो हमारा अधिकतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य देखेंगे। तो केरल में सबसे ज़्यादा 1000 के पार एकमात्र जो हमारा राज्य है वो केरल में है, 1084 सेक्स रेशियो यहाँ का। उसके बाद हमारा तमिलनाडु का, ये पूछा गया है पेपर में SSC द्वारा, सेकंड वाला। इसीलिए हम 3 लेकर आए, क्योंकि पेपर में पहला नहीं पूछता, क्योंकि पहला लगभग सबको पता होता है, इसलिए दूसरा और तीसरा भी हम लेकर आए। तीसरे नंबर पर हमारा है आंध्र प्रदेश, इसका जो लिंगानुपात है वो है 993 यानी 993। इसके बाद हम देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात, तो शीर्ष 3 राज्य हम इसके भी देखेंगे। तो सबसे कम हमारा हरियाणा में 879, उसके बाद जम्मू कश्मीर में है
889। उसके बाद सिक्किम में हमारा है 890। तो ये जम्मू कश्मीर उस समय हमारा स्टेट था, 2011 के समय में ये स्टेट था। आप इसमें डॉट में चले जाएं। और अधिकतम जो लिंगानुपात है वो यूटी में हमारा पांडुचेरी का है 1037। इसके बाद है न्यूनतम लिंगानुपात दमनदीप का है 618। और सबसे अधिक साक्षरता दर आप लोगों को पता होगा केरल में है 94%। इसके बाद मिजोरम में है 91.3%। इसके बाद गोवा में है 88.7%। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले कौन से हैं? तो सबसे न्यूनतम हमारी सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में है 61.8%। अरुणाचल प्रदेश में 65.4%। राजस्थान में हमारे 66.1%। अधिकतम साक्षरता वाला यूटी कौन सा है? तो लक्षद्वीप है हमारा 91.8%। इसके अलावा हमारा न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है दादर नागर हवेली दमनदीप 76.2%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है अधिकतम 10 की वृद्धि, यानी 10 साल में किस राज्य में अधिकतम वृद्धि हुई है, किस साल में न्यूनतम वृद्धि हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अधिकतम 10 की वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा हुई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। मेघालय में कितनी? 27.95% हुई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 26.03%। बिहार में 25.42%। अब न्यूनतम सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ हुई? नागालैंड में। यहाँ पर ऋणात्मक हुई, माइनस में। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई है। तो कितनी हुई है? लगभग 0.6% माइनस में ऋणात्मक हुई है। इसके बाद अलावा केरल में दूसरे नंबर पर, केरल में सबसे कम वृद्धि हुई है 10 साल में। कितनी हुई है? 4.95%। उसके अलावा गोवा में हुई है 8.23%। अब 10 की आधार में सबसे ज़्यादा किस यूटी में वृद्धि हुई है? तो वो हुई है दादर नागर हवेली में। और सबसे कम वृद्धि वाला यूटी कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप है। इतना आपको याद करके चलना। और सबसे अधिक ग्रामीण संख्या हमारी किस राज्य में रहती है? तो वो हम 3 राज्य देखेंगे। तो हमारा पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारा बिहार, तीसरा हमारा पश्चिम बंगाल। तो अधिकतम गांव में जो निवास करते हैं लोग वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। और सबसे ग्रामीण प्रतिशत मतलब परसेंटेज में देखें 100 में से कितने लोग गांव में निवास करते हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 100 में से 90 लोग गांव में रहते हैं, यानी 89.9%। और बिहार में 88.75%। और जो असम में हमारी 85.91%। इसके अलावा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत मतलब सबसे कम 100 में से सबसे कम कहाँ पर लोग गांव में निवास करते हैं? तो हमारे गोवा में मात्र 100 में से 37 से 38 लोग गांव में रहते हैं। इसके अलावा मिजोरम में 47 से 48। इसके अलावा तमिलनाडु में 51.6% लोग गांव में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा अधिकतम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मतलब 100 में से कितने लोग सिटी में रहते हैं, ये वाला हम प्रतिशत देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारे गोवा में रहते हैं 62.17%। तो 62.17% लगभग 63 लोग 100 में से सिटी में रहते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरे नंबर पर है मिजोरम। मिजोरम में 52.11% लोग सिटी में रहते हैं। इसके अलावा हमारा तमिलनाडु 48.4% लोग सिटी में रहते हैं। अब अधिकतम क्षेत्रफल हमारे कौन कौन से राज्य हैं वो देखेंगे। तो अधिकतम क्षेत्रफल हमारा राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, इसके बाद महाराष्ट्र का है। अगर यूटी में अगर हम बात करें यूटी में करें तो सबसे ज़्यादा हमारा जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो यूटी है वो हमारा है लद्दाख। सबसे कम जो है हमारा वो है लक्षद्वीप। इतना याद रखना हम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक जनगणना के अनुसार क्या हमें रिकॉर्ड मिले थे। तो हम देखेंगे इसमें धर्म, इसमें होगी हमारी जनसंख्या करोड़ में, और इसमें परसेंटेज में होगी, इसमें होगी 10 की वृद्धि। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म में 96.63 करोड़ जनसंख्या है। 121.08 करोड़ में से 96.63 करोड़ जनसंख्या जो है हिंदुओं की है। अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो लगभग 80% हमें इसका मिलता है, 79.8%। 10 की वृद्धि की बात करें तो हमें ये मिलती है 16.8%। अब बात करें मुस्लिम की तो मुस्लिम में हमें 17.22 करोड़ जनसंख्या मिलती है। 121.08 करोड़ में से 17.22 करोड़ जो है
मुस्लिम हैं। अगर हम इनकी प्रतिशत की बात करें तो 14.2%। 10 की वृद्धि की बात करें तो 24.6%। ईसाई की बात करें तो हमारा 2.78 करोड़ जो हैं वो ईसाई हैं। इनकी अगर परसेंटेज बात करें तो 2.3%। 10 की वृद्धि की बात करें 15.5%। इसके बाद हमारे सिखों की जनसंख्या जो है 2.08 करोड़ है। अगर परसेंटेज की बात करें 1.7%। और 10 की वृद्धि की बात करें तो 8.4%। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा रिकॉर्ड है, ये महत्वपूर्ण है। आजकल जो पेपर में ट्रेंड है उसके अनुसार ये कंटेंट हम लेकर आए हैं आपके। तो ये है एससी में, एससी जो जनसंख्या है वो कौन से राज्य या यूटी में सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या हमारी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लगभग हमारी 4,13,57,608 लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है और बिहार है। तो पहले नंबर वार ये आपको संख्या याद करना है तो कर लीजिए, वरना संख्या जो है ज़रूरी नहीं है। ये आपको स्टेट पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जो है एससी कैटेगरी के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में। अब आपको एससी प्रतिशत मतलब 100 में से लगभग कितने लोग एससी हैं, तो वो लोग हम इसमें देखेंगे। तो परसेंटेज हम देखेंगे इसमें, सबसे ज़्यादा पंजाब में 100 में से लगभग 32 लोग जो हैं वो एससी के लोग हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। इतना आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग एसटी के बारे में। तो सर्वाधिक एसटी वाला राज्य या यूटी हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यूटी हैं हमारा 1,53,16,784 लोग लगभग यूटी के हैं। इसके अलावा हमारा महाराष्ट्र है और इसके अलावा हमारा ओडिशा है। परसेंटेज में हम देखें तो लगभग लक्षद्वीप जो यूटी है हमारा उसमें 95 लोग एसटी में ही हैं। 100 में से 95 लोग हमारे एसटी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम राज्य अगर देखें तो उसमें मिजोरम टॉप पर है, लगभग 94.4 जो लोग हैं वो 100 में से एसटी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमारा नागालैंड 86.4%। तो आज के लिए हमारा कंटेंट इतना ही था। कल हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसा भी लगा हो आप फीडबैक दे दीजिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आपको फीडबैक दे देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।